ये सुंदर पानी की लहरों का किनारा परास नामक ऐतिहासिक शहर है। अनेकों घटनाओं के साक्षी बना एक मध्यकालीन शहर। आज परास मोंटेनेग्रो नामक देश का मुख्य पर्यटन केंद्र है। एक तरफ सेंट निकोलास गिरजाघर की मीनार नजर आ रही है। मैं उसके समीप ही बोट से उतरा था। उसके बाद यहां तक पैदल चलकर पहुंचा हूं। समुद्र का बहुत ही सुंदर तट, वहां लोगों के लिए उत्सव मनाने और आराम करने की सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी है। अनेकों रेस्तराएं, एक विशेष प्रकार की खूबसूरती के साथ की प्राचीन इमारतें, संग्रहालय आदि। बे ऑफ कोटोर का एक बहुत ही शानदार किनारा। समुद्र के किनारे से ऐतिहासिक इमारतों के बगल से होकर ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। खाड़ी से होकर पाल नौकाएं जा रही है। अनेकों देशों के समुद्र तटों से होकर अनेकों नज़ारों को घूमकर देखते हुए यहाँ तक पहुँचे साहसिक यात्रियों की पाल नौकाएं। मैंने परास शहर की उत्तरी दिशा की ओर चलना जारी रखा। ये सारे पर्यटक हैं। परास करके इससे पहले नाम तक न सुने हुए इस शहर में प्रत्येक दिवस हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वो लोग यहाँ के होटलों में ठहरते हैं, मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। ये यहाँ का मैरीटाइम म्यूजियम है। परास के पुराने टाउन हॉल की इमारत में ही अभी यह संग्रहालय कार्यरत है। एक बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट, बहुत ही स्वच्छ तट, थोड़ी सी भी गंदगी ना दिखने वाला स्वच्छ जल। एड्रियाटिक समुद्र के साथ एक पतली दरार से यह खाड़ी जुड़ी हुई है। इसी कारण से बे ऑफ कोटोर बहुत शांत है। प्राचीन काल से ही यहाँ एक प्राकृतिक बंदरगाह हुआ करता था। उस काल के दौरान से ही एड्रियाटिक समुद्र से उसी दरार से होकर ही जहाज खाड़ी के अंदर आया करते थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि एड्रियाटिक समुद्र के साथ कोटोर खाड़ी का बहुत खास संबंध नहीं है। एक पतली दरार ही खाड़ी को समुद्र के साथ जोड़ती है। तलहटी दिखने जैसा साफ पानी। पानी की सतह बहुत शांत है। उसमें ट्यूना मछली की तरह की नौकाएं। वो दूर मेरे द्वारा थोड़ी देर पहले दौरा किए गए आवर लेडी ऑफ द रॉक्स नामक द्वीप दिख रहा है। वहां का देवालय, उसका नीला गुंबद, पानी की सतह हर समय सजीव रहता है। शहर की उसी दिशा से मैं लौट रहा हूं। कुछ समय पश्चात मेरी आई बोट यहां से रवाना होगी। अनेकों पर्यटक बोटों में आकर यहां उतरते जा रहे हैं। इस तट पर प्रत्येक दिवस हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वो लोग यहाँ बड़े पैमाने पर धन भी खर्च करते होंगे। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन के विश्व विरासत सूची में आने वाला शहर है पेरास्ट। इसे मोंटेनेग्रो आने वाले पर्यटकों के द्वारा अवश्य देखे जाने वाले एक मध्यकालीन शहर का दर्जा प्राप्त है। अभी पेरास की जनसंख्या 300 से कम है। उसमें बहुसंख्यक लोगों ने पर्यटन को ही आजीविका का मार्ग बना रखा है। इसी कारण से पेरास के प्रत्येक वर्ग इंच स्थल को पर्यटन के लिए तैयार कर रखा है। जरा सोचो कि यहाँ इस प्रकार बैठकर खाना खाना भी एक शानदार अनुभव ही तो है। यह एक छोटा गिरजाघर है। सेंट मार्को चर्च है वह। खाड़ी के किनारे पर के भोजनालय हमें यह सिखा रहा है कि ढाबा कैसा होना चाहिए। अपने चारों ओर के प्रदेश को गंदा किए बिना कैसे रखे जा सकते हैं, समुद्र के किनारे को किस प्रकार से उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्रकृति का नाश किए बिना पर्यटन को कैसे बढ़ाए जा सकते हैं आदि और भी अनेकों बातें ऐसे प्रदेशों से सीखे जा सकते हैं। एक उद्यान की शोभा के साथ, सुंदरता की भावना के साथ तैयार कर रखा एक किनारा। ऐसे देश हमें ये सिखाते हैं कि प्रदूषण की समस्या के बिना किस प्रकार पर्यटन को चलाए जा सकते हैं। सेंट निकोलास गिरजाघर के सामने की चौक पर मैं पैदल चलकर पहुंचा। वहां के मोंटी होटल के सामने कुछ प्रादेशिक महिलाएं खड़ी हैं। नक्काशी की गई कपड़े बेचने के लिए आई हुई हैं वो लोग। इस प्रकार प्रादेशिक स्तर पर तैयार किए जाने वाले उत्पादों को यहाँ बेचे जाने पर इन लोगों को भी छोटी आमदनी होती है। कपड़े बेचने वालियां कैमरे के रूबरू नहीं हो रही हैं। एक बुजुर्ग महिला ने तो मुझे डांट भी दिया। इस जगह पर बोट आकर रुकती है, गाड़ियां नहीं आती हैं।
ये कोटोर शहर से आने वाली सड़क है। बोट रवाना होने में 5 मिनट बाकी है। मैंने उस समय के अंदर कुछ खा लेने का सोचा। दोपहर को कुछ खास नहीं खाया था। इस दुकान वाली ने कहा कि जल्दी से एक सैंडविच बनाकर देती हूँ। एक ब्रेड को 2 भागों में विभाजित करके रखा। उसके अंदर पनीर के टुकड़े बिखेरे, फिर हैम मांस भी उसके साथ रखा। मैंने थोड़ा केचप भी डालने के लिए कहा। तब उसने टोमेटो केचप भी डाला। उसे एक कवर में पैक करके दिया। 2 यूरो उसके दाम लिए। मेरा एक वक्त का खाना और दुकान वाली को एक छोटी आमदनी हुई। सैंडविच खरीद कर पहुंचने पर भी मेरी बोट नहीं पहुंची थी। अन्य बोटों में लोग आकर वहां उतर रहे हैं। परास लौटने वालों को लेकर बोट जा रही है। ऐसे खड़े रहते मिकी ट्रैवल्स की बोट आई। ये मेरे आई बोट है। एक छोटी बोट है, फिर भी 50 लोगों को लिए ये यात्रा पर निकलती है। इस खाड़ी से होकर ये लोग एक दिन में 3 ट्रिप यात्रा करते हैं। इस प्रकार की बोटों के मालिक कर्मचारी आदि भी पर्यटन के लाभार्थियां हैं। यात्रियों को किनारे पर उतार लेने के बाद बोट को बोट जेट्टी से थोड़ा हटाकर ही पार करना होता है। सारे यात्री हमारी बोट में चढ़े। दूसरे विशाल बोट पीछे पड़ी हुई हैं। अलग अलग देशों से आए और फिर से कभी न मुलाकात की संभावना नहीं रखने वाले पर्यटक, ऐसे लोगों के एक दल के साथ ही बोट जा रही है। बोट अब परास शहर से रवाना हो रही है। पहाड़ की तलहटी में स्थित वह खूबसूरत गांव दूर होता जा रहा है। रिपब्लिक ऑफ वेनिस के पतन के साथ ही सबसे अंत में उस देश का झंडे के नीचे उतारे जाने वाला शहर परास्ट है। इतिहास कहता है कि उस समय वेनिस के प्रतिनिधि के रूप में वेनिस पर शासन करने वाले गुसिप्पे विस्कोविच प्रभु के उस तट को छोड़कर जाते समय जनता ने चिल्लाने की आवाज में रोते हुए उन्हें विदा किया था। वो दूर बे ऑफ कोटोर के पश्चिमी तट नजर आ रहा है। उस शहर का नाम गोर्निस स्टोलिव है। हमारी बोट अब कोटोर लौट रही है। उसके बीच में अब इसका कोई पड़ाव नहीं है। 2.5 घंटे लंबी यात्रा अब उसके अंतिम चरण पर है। वास्तव में इस 2.5 घंटे में कोटोर खाड़ी को आराम से घूमकर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार अनेकों बोट कोटोर खाड़ी से लोगों को पर्यटन कराती हैं। विभिन्न तरह के पर्यटन होते हैं। कुछ 1 घंटा लंबा है तो कुछ पूरा 1 दिन तक चलने वाला होता है। उस तरफ गोर्निस स्टोलिव शहर दिख रहा है, एक छोटा शहर। वहां पहाड़ी ढलान पर त्यागी गई अवस्था में एक शहर है। वहां एक गिरजाघर भी दिख रहा है। किनारे पर स्थित शहर से कुछ दूर है त्यागा गया शहर। यह जो नीचे दिख रहा है वह गोर्निस स्टोलिव है। उसके ऊपर पहाड़ के ठीक बीच में त्यागी गई अवस्था में एक प्राचीन शहर। तलहटी पर स्थित शहर से 40 मिनट चलेंगे तो प्राचीन शहर पहुंचे जाएंगे। किनारे पर के गोर्निस स्टोलिव के नए प्रदेश में 500 लोग रहते हैं। वहां की इमारतों में से अधिकांश 17वीं 18वीं शताब्दियों में निर्मित है। हमारे कप्तान को आज का काम जल्दी निपटाने की मची हुई है। यहाँ की एक विशेषता यह है कि खाड़ी की पश्चिमी दिशा की तरफ की पहाड़ी श्रृंखलाएं पेड़ों से भरी हुई हैं। बड़े पैमाने पर जैतून की खेती की जाने वाली पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। वो बोटों को जुलूस निकलता हुआ सा दिख रहा है। उनमें विचित्र रूप वाले पाठी बोट भी हैं। उसके अंदर ऊपर सब जगह लोग भरे हुए हैं। बार, संगीत आदि सबके साथ हैं उसकी यात्रा। अनेकों बोट एक के पीछे दूसरे के हिसाब से वो आगे बढ़ती जा रही है। खाड़ी की सीमा पर खड़ी पहाड़ी श्रृंखलाएं। अब वो दूर कोटोर शहर दिख रहा है। कम पेड़ों वाली काली पहाड़ी तलहटी पर कोटोर स्थित है। उस ओर लक्ष्य करके ही बोट जा रही है। यह प्रिचानी नामक प्रदेश दिख रहा है। खाड़ी के किनारे पर स्थित कुछ बड़ा शहर है प्रिचानी। वहां 1300 लोगों की आबादी है। इस खाड़ी के चारों ओर अधिक बीच नहीं है।
बीच के जीवन का आनंद उठाने के लिए अधिकांश लोग दक्षिण दिशा की तरफ के शहरों की ओर ही जाते हैं। बुडुआ को मिलाकर अनेकों बीच टाउन वहां हैं। यहाँ कोटोर खाड़ी के किनारे पर छोटे बीच ही होते हैं। यहाँ विशाल प्रदेश में रेत फैला हुआ नहीं होता है। प्रिचानी में दिखने वाली इमारतों में से अधिकांश 2 से 3 मंजिलों वाली हैं। उनमें अधिकांश या तो होटल हैं या फिर पर्यटकों के अपार्टमेंट्स हैं। स्थानीय वासी इस प्रकार के मकानों में रहना पसंद नहीं करते हैं। इमारतों के अच्छा किराए मिलने के कारण उनके मालिक उन्हें किराए पर देकर स्वयं आंतरिक प्रदेशों में जाकर बसते हैं। अनेकों बोट पहले दिखी लेकोचे टियावू नामक लंबी बोट है। यह कोटोर शहर में लोगों को उतार कर लौट रही है। कोटोर की तरफ जाने वाली बोट भी नजर आ रही है। प्रिचानी शहर अब और अधिक नजदीक से नजर आ रहा है। वेनिशियन शासन के दौरान उनके शहर योजनाकारों के द्वारा रूपीकृत शहर है यह। पत्थर की बहुत ही खूबसूरत इमारतें, उनमें से अधिकांश इमारतें 17वीं या 18वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। कोटोर शहर से केवल 5 किलोमीटर दूर ही है यह प्रदेश। 2 किलोमीटर लंबा समुद्र तटीय शहर है प्रिचानी। एक जमाने में समुद्री व्यापार से बेशुमार धन कमाया शहर। 18वीं शताब्दी के अंत तक इस शहर का वेनिस के साथ सीधा व्यापारिक संबंध हुआ करता था। एक तरफ गुंबद के साथ का एक देवालय नजर आ रहा है। द चर्च ऑफ द नेटिविटी ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी नामक गिरजाघर है वह। प्रिचानी की सबसे सुंदर और प्रमुख निर्मिति वही है। 1789 में गिरजाघर का निर्माण आरंभ हुआ था। इतिहास कहता है कि उसे पूरा होने में 120 वर्ष लग गए। इस प्रकार के बड़े गिरजाघरों का होना मध्यकालीन शहरों की एक विशेषता है। प्रत्येक शहर में 3 से 4 बड़े गिरजाघर तक होते हैं। उस जमाने में ईसाई समूहों के द्वारा समाज में रखे जाने वाले रसूख के उदाहरण भी हैं ये गिरजाघर। रोमन कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स हैं यहाँ के प्रबल ईसाई समूह। वेनिशियनों के इस प्रदेश को अपने अधीन करने के दौरान रोमन कैथोलिक सभा ही यहाँ प्रबल हुई थी। उस जमाने में कैथोलिक्स पादरी और जनता के बीच अच्छे संबंध इन शहरों में कायम थे। नॉर्वे के बर्गन से की गई यात्रा के बाद तटीय प्रदेशों की मनोहारिता का अनुभव मैंने इस यात्रा के दौरान ही किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ के कई प्रदेश बर्गन से भी सुंदर हैं। एक ही परेशानी है कि तटीय नज़ारों का वर्णन करने के लिए बोट में कोई नहीं है। मुझे लगता है कि इस बोट में एक गाइड होता तो यह समुद्री यात्रा कुछ और अधिक सार्थक होती। कुछ लोग प्रेम प्रदर्शन में लिप्त हैं। इस प्रकार अपनी अपनी छोटी दुनिया में व्यस्त हैं सब लोग। मोंटेनेग्रो की तरफ के पर्यटकों के प्रवाह अभी बहुत तेज है। तट पर ये सारे पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। किनारे पर ऊंचाई की ओर सिर थाने खड़ी इमारतों को आज पर्यटन के लायक तैयार कर रखे हैं। छोटे बीच, वहां पर्यटक समुद्र के अंदर उतर कर तैर रहे हैं। कोटोर की खाड़ी के तट पर दिखने वाले लोगों में स्थानीय प्रदेशवासी ना के बराबर हैं। अधिकांश लोग विदेशी हैं। डॉलर और यूरो के साथ यहाँ आने वाले लोग हैं वो। आधुनिक काल के दौरान भी यहाँ नई निर्मितियां हुई हैं। कुछ क्लब हाउस दिख रहे हैं। ये खाड़ी का कम गहरा भाग है। वहां लोग समुद्र में उतरकर तैर रहे हैं। बच्चे तक वहां उतरकर तैर रहे हैं। गोल पत्थरों वाले छोटे बीच, किनारों पर बार, रेस्तराएं, होटल आदि हैं। पूल हाउस भी हैं यहाँ। यहाँ के पर्यटन क्षेत्र की उन्नति की रफ्तार बहुत तेज है। कोटोर खाड़ी के किनारे पर के शहरों में पर्यटन से संबंधित काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों का नहीं मिलना अभी भी एक परेशानी है। मोंटेनेग्रो के कई प्रदेशों से नौकरी की खोज में बहुत लोग इस प्रकार के तटीय शहरों में आते हैं। इनके जैसे लोगों ने पर्यटन को आजीविका का मार्ग बना रखा है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर, होटल और रेस्तराओं के कर्मचारी, छुटकर व्यापारी, टैक्सी ड्राइवर आदि अनेकों लोग। यह डोब्रोता नामक शहर है।
यह यहाँ का सेंट मैथ्यूज चर्च दिख रहा है। 1670 में निर्मित गिरजाघर। डोब्रोता शहर में 8000 से अधिक लोग निवास करते हैं। मोंटेनीग्रियंस के साथ क्रोएट और सर्ब भी यहाँ की जनसंख्या में शामिल है। डोब्रोता में दिखने वाली इमारतों में अधिकांश तो नए जमाने के अपार्टमेंट्स, होटल आदि हैं। पश्चिमी तट की पहाड़ी श्रृंखलाओं में अनेकों पेड़ नजर आ रहे हैं। वहां पर भी टाइल्स के छप्पर वाली मकानों की कतार नजर आ रही है। उनमें अधिकांश तो बड़े होटल हैं। बोट की वापसी की यात्रा बहुत तेजी से है। बड़े यात्री जहाजों के लंगर डालने वाला किनारा। प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटकों के साथ 4 से 5 यात्री जहाज यहां आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन कम से कम एक जहाज भी नहीं आता हो। प्रिंसेस क्रूज का क्राउन प्रिंसेस जहाज अभी यही है। दुनिया के बड़े यात्री जहाजों में से एक हैं प्रिंसेस। सुबह 7 बजे कोटोर पहुंचा जहाज शाम को 5 बजे यहां से वापसी की यात्रा पर निकलता है। वो ठीक सामने 2 पहाड़ों के मिलने वाला एक प्रदेश नजर आ रहा है। वहां पहाड़ पर बनी सड़क से होकर नीचे उतरते हुए ही मैं बुढ़वा से कोटोर आया था। 2 पहाड़ों के बीच बनी है वह सड़क। यहां एक सुपर यॉट पड़ी हुई है। रबाडो नामक सुपर यॉट है। वह जर्मन वालों की है। 12 मेहमान और 9 कर्मचारियों के रहने की सुविधा है उसके अंदर। विलासिता का अंतिम शब्द वाली नौका। यूरोप के सारे प्रमुख शहरों से इस प्रकार के जलयानों में पर्यटक यहां आते हैं। उससे कम विलासिता वाली नौकाएं भी हैं यहां। ये सब विदेशी देशों से यहां पहुंची हैं। यहां सिल्वर विस्पर नामक एक जहाज आराम करता हुआ दिख रहा है। मोनाको में मुख्यालय वाली सिल्वर सी क्रूज कंपनी का जहाज। अपेक्षाकृत एक कम विलासिता वाली छोटी नौका। बोट कोटोर शहर के नजदीक पहुंचती जा रही है। वो बड़ी इमारत डुकली आर्ट सेंटर है। उससे सटे हुए होटल्स, नाइट क्लब्स, युवाओं के उत्सव केंद्र, युवाओं के होटल आदि सब हैं। हमारी बोट पोर्ट कोटोर मरीना की तरफ पहुंची है। यह कोटोर का सबसे प्रमुख मरीना है। लंबी सेल बोट के साथ और भी अनेकों बोट उसमें आराम कर रही है। दुनिया घूमने निकले लोगों के बोट हैं उनमें। यहाँ से किराए पर मिलने वाले बोट भी हैं। कुछ दिनों के लिए मोंटेनेग्रो के समुद्री तट पर मनोरंजन के लिए आने वालों के बोट भी हैं। लाइमस्टोन पर्वतों के नीचे स्थित एक सुंदर मरीना। उसके तट पर है कोटोर शहर। यह प्रदेश कितना सुंदर है। ऐसे प्रदेशों के दौरा करने वाले पर्यटक ही हमारे देश में भी आते हैं। बोट किनारे पर लगी। कप्तान और उनके सहायक ने मिलकर बोट को खींचकर किनारे से सटाकर खड़ी की। किसी ने भी कोई टिप नहीं मांगी। 2.5 घंटे लंबी बोट यात्रा का अंत हुआ है अभी। सब लोग बोट से बाहर निकले। मिकी ट्रैवल की छोटी बोट। कप्तान और उनके सहायक ने मिलकर बोट को किनारे से बांध दिए। उनका आज का काम अभी पूरा नहीं हुआ होगा। कुछ बोट कंपनियां देर रात की कुछ बोट यात्राएं भी आयोजित करती हैं। मैं थोड़ी देर मरीना में घूमा। विभिन्न प्रकार की बोट हैं यहाँ। मुझे लगा कि उनमें सबसे कमज़ोर बोट मिकी ट्रैवल की ही है। मिकी ट्रैवल की 2-3 बोट और यहाँ पड़ी हुई है। मरीना में विभिन्न प्रकार की बोटों का नज़ारा है। उनमें पार्टी बोट हैं, भ्रमण नौका हैं, सेल बोट भी हैं। कुछ बोटों ने आज की यात्रा समाप्त की तो कुछ बोट देर रात की मनोरंजन यात्राओं की तैयारी में लग गए। पीछे की तरफ कोटोर शहर की चारदीवारी बनी हुई पर्वतीय श्रृंखलाएं, विशाल पर्वतीय श्रृंखलाएं शताब्दियों से शहर की सुरक्षा करती हुई वो ऐसे खड़ी हुई हैं। सामने की तरफ एक पूरे नगर को कोटोर खाड़ी से छिपाकर खड़ी किले की दीवार।
उस दीवार और पीछे के पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच में प्राचीन नगर कोटोर स्थित है। मुझे अब उस नगर के नज़ारे की ओर जाना है। अब वहां की यात्रा है।